मेरे फादर एक ट्रक ड्राइवर हैं और उसके साथ साथ पिताजी तो 5वीं छठी पढ़े थे। उन्होंने उनकी घर की परिस्थितियों के कारण वो खुद पढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुझे लगातार मोटिवेट किया। और उस टाइम गांव में क्या कि जो एंटरटेनमेंट के साधन होते नहीं थे, लाइट भी नहीं थी, तो पिताजी स्टोरीज सुनाते थे मेरे को रात को सोने से पहले डेली। और उन स्टोरीज में जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की सुनाते थे कि ऐसे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के और एक तो देश का संविधान लिख दिया। हेलन केलर की स्टोरीज़, डॉक्टर जो शास्त्री जी हैं उनकी स्टोरीज़, ऐसे बड़े लोगों की स्टोरीज सुनाते थे। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे भी लगता कि मैं भी कुछ बड़ा बनूं, कुछ बड़ा करूं। कई बार ऐसे होता था कि स्कूल में जो फीस लेट हो जाते, पापा की सैलरी वगैरह लेट हो जाती, तो स्कूल में प्रार्थना प्रेयर्स होती थी, तो उसमें अलग लाइन बना देते कि जिनकी फ़ीस जमा नहीं है। वहाँ थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग फील होता। फ्रेंड्स को भी मैं घर नहीं ला पाता। वो मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे तो मैं उनको कहता यार मैं ही आपके घर आ जाऊँगा। तो मैं और एम्बिशियस हो गया। जब फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं सिलेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा निराश हो गया, और उस निराशा में चीज़ें हैं वो नेगेटिव हो गई। बहुत 3-4 साल तक तो ऐसे ही शौक में ही निकाले कि यार क्या हो गया। बहुत मतलब जो मेरा सबसे प्रोडक्टिव टाइम था वो वेस्ट हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरे पिताजी हमेशा ही मोटिवेट करते थे कि बेटा कोई नहीं, करो आप तैयारी, और भगवान के घर देर नहीं। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं राजस्थान राज्य के नागौर जिले के सोमना गांव का निवासी हूँ। मेरे फादर एक ट्रक ड्राइवर हैं और मैंने इस साल हिंदी मीडियम से 551वीं रैंक हासिल की है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी और जो कैसे एक हम्बल बैकग्राउंड, एक नॉर्मल जो ट्रक चालक के बेटे से एक सिविल सर्वेंट जो देश की सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने की तक की जर्नी है, उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, इनके बारे में आपसे बात करूँगा। और निश्चित रूप से जो देश का एक बड़ा तबका है वो मेरी जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं उससे गुजर रहा होगा। तो उन यूथ्स के लिए ये एक इंस्पिरेशन रहेगा कि आप भी जो है छोटी जगह पे रह के भी बड़ी सोच के साथ और बड़े जो लक्ष्य हैं उनको भी हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे पिताजी हैं वो गांव में जब मैं छोटा था तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और उसके साथ साथ पिताजी तो 5वीं छठी पढ़े थे। उन्होंने उनकी घर की परिस्थितियों के कारण वो खुद पढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुझे लगातार मोटिवेट किया। और उस टाइम गांव में क्या कि जो एंटरटेनमेंट के साधन होते नहीं थे, लाइट भी नहीं थी, तो पिताजी स्टोरीज सुनाते थे मेरे को रात को सोने से पहले डेली। और उन स्टोरीज में जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की सुनाते थे कि ऐसे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के और एक तो देश का संविधान लिख दिया। हेलन केलर की स्टोरीज़, डॉक्टर जो शास्त्री जी हैं उनकी स्टोरीज़, ऐसे बड़े लोगों की स्टोरीज सुनाते थे। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे भी लगता कि मैं भी कुछ बड़ा बनूं, कुछ बड़ा करूं और बड़ा आदमी बनूं। तो इसलिए मैं नॉर्मल जो बच्चे थे उनसे कहीं ना कहीं अलग था। मैं पढ़ने का बहुत शौक़ था, चीज़ों को बहुत पढ़ता मैं। और पिताजी भी मुझे लगातार, और स्कूल वाले जो टीचर्स थे हमारे वो भी मुझे मोटिवेट करते कि यार आप पढ़ाई करो। और एक छोटा सा इंसिडेंस सुनाता हूँ मैं कि जब मैं 2nd क्लास में था तब मेरे मामा की शादी थी। तो उस दिन शादी के अगले दिन एग्ज़ाम था, तो पापा और कह रहे थे कि चल ननिहाल चलते हैं। मैंने नहीं मेरे एग्ज़ाम है, मैं शादी अटेंड नहीं करूँगा। उन्होंने कहा एग्ज़ाम तो बाद में दिला देंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो इस तरह से एक पढ़ाई के लिए डेडिकेशन था। और मुझे ये लगता था कि जो हमारे जो भी हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो उनके लिए आपके लिए जो एक आत्म उत्थान का माध्यम है, आत्म उत्सर्ग का माध्यम है, वो एजुकेशन ही है। हमारे उधर एक कहावत चलती है, जो पढ़ गए वो आगे बढ़ गए। तो इसलिए इस चीज़ पे मेरा हमेशा से ही फोकस रहा, बिना पेरेंट्स के प्रेशर के। मुझे तो कई बार ऐसा होता था कि बेटा आप नॉर्मल मतलब खेल लो कूद लो, लेकिन मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, और इसी मोटिव से पढ़ना कि कुछ आगे करना है, कुछ लाइफ में करना है। उसके बाद मेरे पिताजी ने ट्रक जो मिट्टी के बर्तन बनाना गांव वाला काम था वो छोड़ा और शहर में आए, ट्रक ड्राइविंग स्टार्ट किया।
एक जो सेठ थे हमारे मोटर मालिक थे, उनकी गाड़ी चलाते थे और मुझे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाया कि इसको सबसे उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे मेरी शिक्षा को रखा। पिताजी जो शराब और जो नशा है उनसे दूर रहे, जबकि ट्रक ड्राइवर्स कम्युनिटी में ये मोस्ट प्रिवेलेंट चीज़ है। इसी के कारण जो है ज़्यादातर लोगों के बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं पाते, स्कूली एजुकेशन ही पूरी नहीं हो पाती। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी इन चीज़ों से दूर रहे और उन्होंने जो टॉप प्रायोरिटी में हमारी एजुकेशन को रखा, और इस वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि पिताजी का एक बहुत सकारात्मक योगदान रहा, और सभी फादर्स के लिए मैं ये कहता हूँ कि वो एक रोल मॉडल है सभी लोगों के लिए कि आप कैसे एक अच्छा पिता बन सकते हो। अपने बच्चों के सपने उन्होंने मेरे थ्रू अपने सपनों को जिया है, और इस कारण मुझे एक हमेशा से एक जिम्मेदारी रहती है कि मेरे पिताजी की जो हार्ड अर्नड मनी है, बहुत खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है, तो इसका हमेशा सदुपयोग हो, मैं कोई ऐसे गलत काम ना करूं। और इसी वजह से मैं सब चीज़ों से दूर रहा और पढ़ाई पे फोकस किया। 10-12 मेरी वहाँ से नागौर से हुई। स्कूल में भी कई बार ऐसे होता था कि एक थोड़ी सी इंफीरियोरिटी फील होती थी कि टीचर है जो पैसे वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा वो रिस्पेक्ट देते थे, मतलब उनके साथ एक अलग बिहेवियर करते थे, लाड, और जो हम जैसे थे तो उनके लिए अलग थे। मैं उस वैक्यूम को बढ़ने के लिए और ज़्यादा पढ़ता था, पढ़ाई करता था, मेरे पास यही एक वेपन था। कई बार ऐसे होता था कि स्कूल में जब फीस लेट हो जाते, पापा की सैलरी वगैरह लेट हो जाती, तो स्कूल में प्रार्थना प्रेयर्स होती थी, तो उसमें अलग लाइन बना देते कि जिनकी फ़ीस जमा नहीं है। वहाँ थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग फील होता और थोड़ा सा इन्फीरियरिटी। फ्रेंड्स को भी मैं घर नहीं ला पाता, वो मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे तो मैं उनको कहता यार मैं ही आपके घर आ जाऊँगा। तो अब मैं सोचता हूँ कि यार वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मुझे इसके बजाय एक एम्पावर्ड फील होना चाहिए कि मैं उस बैकग्राउंड से जो है समाज का सबसे वंचित बैकग्राउंड से आके और जो प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों से मैं कम्पीट कर रहा हूँ। तो ये वो मेरी स्ट्रेंथ थी, लेकिन उस टाइम शायद मैं बच्चा था और इन चीज़ों को ज़्यादा जानता नहीं था। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और उसी टाइम मुझे एक इंटरव्यू पढ़ने का मौका मिला गोविंद जायसवाल सर का, जिनका हेडिंग थी न्यूज़पेपर की रिक्शा चालक का बेटा बना IAS। और इस नाम से उनके पिताजी साइकिल रिक्शा चलाते थे और उन्होंने IAS जो है वो पास किया था, IAS सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो उससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिली कि एक ट्रक ड्राइवर का बेटा है वो भी IAS पास कर सकता है इस एग्ज़ाम को। और मैंने तैयारी स्टार्ट की। फिर तैयारी के दौरान मैंने कहीं ना कहीं ऐसे ओवर एम्बिशियस हो गया। तो मैं नए बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिकली इस एग्ज़ाम की नेचर को समझें और पेशेंस रखें, ओवर एम्बिशियस ना हो, रियलिस्टिक हो, और एक मेंटर बहुत ज़रूरी है। तो मैं और एम्बिशियस हो गया। जब फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं सिलेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा निराश हो गया, और उस निराशा में चीज़ें हैं वो नेगेटिव हो गई। बहुत 3-4 साल तक तो ऐसे ही शौक में ही निकाले कि यार क्या हो गया, बहुत मतलब जो मेरा सबसे प्रोडक्टिव टाइम था वो वेस्ट हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरे पिताजी हमेशा ही मोटिवेट करते थे कि बेटा कोई नहीं, करो आप तैयारी, और भगवान के घर देर नहीं। वो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलती थी। जब पिताजी को देखता वो कहते यार मैं ही अभी हिम्मत नहीं आ रही है, तो ऐसे क्या करता है। अब फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, मेरे मदर ब्रदर इन सब ने मुझे लगातार मोटिवेट किया। और उसके बाद में जो एक ख़राब समय था उससे निकला और मैंने तैयारी अपनी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ किया, योगा मेडिटेशन इन चीज़ों को थोड़ा कंटिन्यू किया लाइफ में। इससे मैंने फिर इंटरव्यू देना आरंभ कर दिया UPSC का। पहले तक तो मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच रहा था, धीरे धीरे परफॉर्मेंस सुधरी और 3-4 बार मैं UPSC इंटरव्यू तक पहुंचा और इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं जब ये रिज़ल्ट देखा तो लिस्ट में मतलब लगातार इतनी फेल्योर्स थी, तो एक डर सा था कि यार क्या होगा, लास्ट अटैम्प्ट है। और फिर भी मैंने कहा कि नहीं ठीक है, मैंने खुद ही देखा रिज़ल्ट। जनरली ऐसा डर सा लग तो रहा था, देखा कि हाँ लिस्ट में नाम आ गया तो मैं बहुत खुश हुआ और एक स्पीचलेस था कि यार मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था लाइफ में। इतनी लंबा हमने वेट किया और वो मोमेंट आया। फिर मैंने पापा को बताया, तो पापा भी उस टाइम ट्रक लेके आ रहे थे कानपुर से नागौर के लिए। तो वो भी मतलब उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि यार
कैसे हो गया, सारे जो बड़े लोग हैं जिनके जो मतलब कानपुर में जैसे जिनके माल जो मसाले ले जाते हैं उस कंपनी के मालिक हैं डीएस के, और भी कई जो बड़े बड़े आदमी थे जो जिनको पापा माल सप्लाई करते थे वो पापा को कॉल कर रहे हैं, ड्राइवर साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, अपने बच्चों को पढ़ाया। तो कहीं ना कहीं मतलब पापा कहते हैं अब मैं संतुष्ट हो गया, मतलब जो एक तपस्या थी, जो एक हमने इतने दिन दुख सहे थे, कष्ट सहे थे, तो वो चीज़ें वसूल हो गई। और इसलिए मैं बच्चों से यही कहूँगा जो स्ट्रगलर है कि आप एक बड़ा सपना देखो और ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करो, और कहीं ना कहीं आप ज़रूर अपनी लाइफ की जर्नी में सफल होगे। तो पेरेंट्स के लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों पर ट्रस्ट करो, अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए बच्चों को। जब मैं कई बार ऐसे होता था कि यार जब रिज़ल्ट नेगेटिव आता तो लगता कि यार वापस शुरू से प्री से पढ़ना है, मेंस इंटरव्यू क्या होगा, लेकिन उस टाइम फैमिली का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत काम आता था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिले और चीज़ें वापस मैंने वापस जीरो से स्टार्ट करना होता है। जब हम इंटरव्यूज़ के बाद बाहर होते हैं लिस्ट से तो जीरो से स्टार्ट करना बहुत टफ होता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बार जीरो से स्टार्ट किया। और बच्चों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अभी जैसे थोड़े टाइम पहले ये मैंने देखा, ये फाइनल रिजल्ट आया तो एक स्टूडेंट था उसने सुसाइड कर लिया। तो ये दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कोई हक नहीं है। उन पेरेंट्स का क्या होगा जिन्होंने एक बड़ा सपना देखा है, उनके लिए तो आप सब कुछ हो। मैंने भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में इतने लंबे टाइम तक रिज़ल्ट नेगेटिव रहा, तो हमेशा मेरे दिमाग आंखों के सामने मेरे पेरेंट्स की तस्वीर ही रहती। उनके लिए तो मरने से बदतर हो जाती है सिचुएशन। आप एक देश के लिए एक नुकसान हो। आप यूपीएससी जिसने सिविल सर्विसेज की सीरियस प्रिपरेशन की है तो वो एक रिसोर्सफुल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन से बहुत डिफरेंट है। आपकी थिंकिंग, आप समाज में बहुत बड़ा काम कर सकते हो। जो ऐसा नहीं है कि आप जो टैलेंट होता है वो इस प्लेटफॉर्म का मोहताज हो। आप अदर जगह भी जाके आप सक्सेसफुल लोगों को देखो, उनमें से कितने हैं जो यूपीएससी सिलेक्टेड हैं। आपका टैलेंट है, वो प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो, समाज में एक रिसोर्सफुल पर्सन हो। और अपने पेरेंट्स का हमेशा ध्यान रखो यार। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. अपने पेरेंट्स है वो सब कुछ आप पे लुटा देते हैं, फिर आप एक इतने रिसोर्सफुल पर्सन बन के और आप एक्सट्रीम स्टेप उठाते हो। नहीं, ये जायज़ नहीं है। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखो, आप जो है साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो अगर आपको लगातार डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। और ये कोई इस चीज़ को कोई टेबू मत मानो। आपको लग रहा है कि हाँ मेरे नेगेटिविटी ज़्यादा है, दूसरों से बात करने में मेरे को संकोच आ रहा है, नींद नहीं आ रही, और भी बहुत सा अंदर बेचैनी, रेस्टलेसनेस है, तो आप साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो और हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। बस आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर सको कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसका सॉल्यूशन अपने आप ही निकल जाता है। ज़िंदगी में मेरा जो इतना बड़ा स्ट्रगल था, तो इसका सबसे क्रक्स यही है, मैं हमेशा ही सोचता था कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बस। आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव रहता हूँ मैं कि ठीक है, हो जाएगा सब चीज़ें बस। और टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती है। आपकी जो अभी प्रॉब्लम है तो 5 साल बाद वो प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट्स है उनमें, स्टूडेंट्स में जनरली स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आप सीखो। योगा मेडिटेशन करो, थोड़ा बहुत रनिंग एक्सरसाइज करो, जगह को चेंज करो, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहो। आजकल तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया इस एजुकेशन का। आप ऑनलाइन कोचिंग कर लो, अपने घर के आसपास रहो जहाँ आप पीसफुल एनवायरनमेंट हो। इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दिल्ली जाना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा स्टेप मत उठाना जिससे कि आपको पेरेंट्स को बहुत दुख हो और सोसाइटी को एक लॉस हो। ये सोसाइटी इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जीवन में हमेशा आप एक बड़ा सपना देखो। डॉक्टर कलाम का एक वो कोटेशन है, उन्होंने भी जो है एक अखबार बेचने से अपना करियर आरंभ किया था और देश के राष्ट्रपति बने थे, मिसाइल मैन बने थे। तो कैसे किया उन्होंने?
अपने सपने को देखा और पूरा लाइफ उनके लिए डेडिकेट कर दी। तो आप भी जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो, जहाँ भी जाना चाहते हो, पूरा डेडिकेशन से जाओ आप और ज़रूर आप सफल होगे। थैंक यू वेरी मच।